जो आपकी कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप में है और ये किसी स्कॉलरशिप में ये चीज़ नहीं है कि आपको इसमें एक डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट रेडी करना पड़ता है। और जो ये डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट है ये 4 पार्ट में होता है। तो ये बहुत हमें डिटेल में समझना पड़ेगा कि ये डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड एज आई प्रॉमिस्ड कि एक वीडियो हम कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप पे लाएंगे जो काफ़ी अवेटेड वीडियो थी। सबसे ज़्यादा क्वेरीज जो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में स्टूडेंट्स की आ रही थी वो कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप पे थी। तो ये बहुत डिटेल वीडियोस पे लाए हैं हम, सारे एप्लीकेशन प्रोसेस से लेके ईच एंड एवरी स्टेप, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से एवरीथिंग इन अ वेरी डिटेल्ड फॉर्मेट। एंड वी हैव ऑलरेडी मेड द वीडियोस ऑन कॉमनवेल्थ मास्टर स्कॉलरशिप, जिस पे आपको अगर मास्टर्स के अप्लाई करना है तो क्या क्या देखने पड़ेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो सारी चीज़ इसमें है। और ये वीडियो स्पेसिफिकली है कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप के लिए। तो अगेन लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। सो एज यू कैन सी, दिस इज द for the application of Commonwealth Shared Scholarship, application procedure for Indian and Pakistani students again. This presentation is brought to you by Study Buddy YouTube channel. Alright, so let's start. First of all, as we have done earlier also, सबसे important चीज़ है eligibility criteria. आपकी क्या क्या eligibility criteria होती हैं? तो first of all, be a citizen of Pakistan or India. Permanent resident होने चाहिए आप वहाँ पे। अगेन आप जिस भी ईयर में अप्लाई कर रहे हैं कि उस ईयर की सितंबर, लेट्स सपोज अगर आप 2023 की बात कर रहे हैं तो आपके पास सितंबर तक यू शुड बी अवेलेबल टू स्टार्ट योर एकेडमिक स्टडीज़ इन द फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके पास सब टाइम से होनी चाहिए, ताकि आप इस पोजीशन में हों कि आप सितंबर में अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सके फॉरेन यूनिवर्सिटी में। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ आपके पास एक फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी से बाय सितंबर अगेन। एंड एट द सेम टाइम यू शुड नॉट बी एबल टू अफोर्ड योर स्टडी इन द यूके विदाउट दिस स्कॉलरशिप। ऑलराइट, but now the next one is the most important point here will go with the application procedure। क्या क्या application procedure है इसके लिए? तो first of all, लिस्ट ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड। आपके पास जो है, जो भी आपके पास जो डिग्री है वो आपके पास आ जानी चाहिए अंडर ग्रेजुएट की या पोस्ट ग्रेजुएट की। लिस्ट अप टू 10 पब्लिकेशन एंड प्राइजेज। आपने जो अब तक पब्लिकेशन, अगर कुछ आपने, आप मान लीजिए अपने पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके जो आपने रिसर्च करी अपनी अंडर ग्रेड्स में, उसमें आपने जो भी कुछ पब्लिकेशन करी हैं, जो आपको अवार्ड्स मिले हैं, जो आपको प्राइज़ मिले हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, अपने स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, उनको आपको ज़रूर इंक्लूड करना है अपने एप्लीकेशन में। Then you have to give the details of your employment history and explain how each job is relevant to this program to be undertaken in the UK। अगर मान लीजिए आपने पहले कोई नौकरी करी हुई है, तो वो नौकरी, अब जो आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, वो नौकरी का जो एक्सपीरियंस था वो आपकी इस पढ़ाई से कैसे रिलेटेड है, वो कैसे आपको कंट्रीब्यूट करेगा, दैट यू हैव टू शो। Then you have to provide a statement on the relevance of their previous work experience to the proposed scholarship। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि आपके जो previous experience है आपके वर्क प्रोफाइल के, वो कैसे आपकी इस पर्टिकुलर कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। Then list name and positions of 3 referees who are qualified to comment on both the candidate's capacity to benefit from the proposed scholarship in the UK and their ability to deliver development impacts afterward। As I mentioned, आपको रेफरेंस चाहिए होंगे, तो जो मैंने पिछली वीडियोज़ में सजेस्ट किया था कि आप वो रेफरेंस अपने जो पहली जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई करी है वहाँ के जो प्रोफेसर्स हो गए, जो आपके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हो गए, जो आपके सुपरवाइज़र हो गए आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, एट द सेम टाइम अगर आपने कहीं पे नौकरी करी है, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, वहाँ पे आपके जो सुपरवाइज़र, जो मैनेजर थे, जो लाइन मैनेजर थे, उनके थ्रू अगर आप एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में आप रेफरेंस ले सकें, तो दैट्स रियली गोइंग टू हेल्प फॉर यू। बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर, आई मेंशन दिस थिंग अर्लियर ऑल्सो, कि जब आप अप्लाई कर रहे थे तो यू आर जस्ट अ स्टूडेंट, राइट? लेकिन जब आपकी कोई गारंटी, कोई एक एस्टैब्लिश्ड अकेडमिशियन, एक कोई प्रोफेशनल लेता है, तो दैट्स गिव्स अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट टू योर एप्लीकेशन। So just get that, and these all things you require if for the application process। Now moving to the next slide। नाउ यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोट करनी है कि जो आपकी कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप में है और ये किसी स्कॉलरशिप में ये चीज़ नहीं है कि आपको इसमें एक डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट रेडी करना पड़ता है। और जो ये डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट है ये 4 पार्ट में होता है। तो ये बहुत हमें डिटेल में समझना पड़ेगा कि ये डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट पार्ट होता है स्कॉलरशिप में, जो डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट होता है, इसमें यू हैव टू रिलेट कैसे आप जो अपनी पढ़ाई से जिस स्कॉलरशिप जो स्कॉलरशिप आप चाह रहे हैं,
आपकी पढ़ाई के थ्रू कैसे इट्स गोइंग टू बी अ डेवलपमेंट इशू एट द ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल लेवल। मतलब आप जो पढ़ाई करेंगे, आप कैसे किसी भी मुद्दे को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके सॉल्यूशन ओरिएंटेशन में, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या लोकल लेवल पे हो। तो इट हैज़ टू बी डेवलपमेंट ओरिएंटेड, प्लीज मेक श्योर दैट। Then the development issue connected to your chosen Commonwealth Scholarship Commission development theme and the wider sector। अगेन द सेम थिंग, आपने जो भी अपनी पढ़ाई के लिए जो प्रपोज किया हो वो कैसे इस डेवलपमेंट सेक्टर में कंट्रीब्यूट करती है। ये था फर्स्ट पार्ट का जो डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं। जो सेकंड पार्ट कहता है, सेकंड पार्ट शुड एक्सप्लेन हाउ द कैंडिडेट इंटेंड्स टू अप्लाई देयर न्यू स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन आफ्टर रिटर्निंग होम। अगेन आप जो नई चीज़ सीखने जा रहे हैं, सीखने के लिए जो यूके आ रहे हैं, सीखने के बाद वो जो स्किल्स आप सीखेंगे उससे आप कैसे वापस अपनी कंट्री जाके आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी कंट्री के फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तो आपको उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल देके बता सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे बच्चे जो रिसर्च कर रहे होते हैं, उस रिसर्च में फॉर इंस्टेंस की मान लीजिए अगर कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट उन्होंने काम करने वाले हैं, तो दे कैन शो कि जब मैं वापस आऊँगा तो जो मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो लर्निंग सीखी है वो मैं अपने कंट्री में उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। बिकॉज आप जान रहे हैं आज के टाइम पे जो क्लाइमेट चेंज है, तो ग्लोबल कार्बन एमिशन है, उसको वो कितने हार्मफुल है, और सारी कंट्रीज अपनी कंट्रीब्यूट कर रही हैं कैसे कैसे हम नेट जीरो कार्बन एमिशंस पे ला सकें। तो अगर आप ऐसी कोई पढ़ाई कर रहे हैं फॉरेन में और वो वापस जाके अपनी कंट्री में कंट्रीब्यूट करें, इट्स द बेस्ट थिंग। और ये आपके एप्लीकेशन को इट्स अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट और आपको एक बहुत ही एलिजिबल कैंडिडेट बनाता है स्कॉलरशिप को पाने के लिए। Now, the third part should outline what the candidate expects will change in development terms from the scholarship, including the outcome they aim to achieve, the time frame for their implementation, and who the beneficiary will be। तो आपको जो आपने जो प्रपोज किया अपनी पढ़ाई जो आप इस मास्टर्स में करने वाले हैं, तो आपको वहाँ पे ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जो डेवलपमेंट आएगा, जो चेंज आएगा, वो कैसे आप अचीव करेंगे, आपके एम क्या है। देखिए कोई भी आप एम बनाते हैं, फिर उसका रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि आप उस इन ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करके आप अपने एम तक पहुंचेंगे। तो उसी उसी बिहाफ पे आपको अपने एम को कैसे अचीव करने के आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मेथडोलॉजी है, वो कैसे अडॉप्ट करने वाले, आपको इसके अपने थर्ड पार्ट में ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन द टाइम फ्रेम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, देखिए आपको बहुत ही रियलिस्टिक रखना है, रियलिस्टिक इन अ सेंस कि जिसमें आप ये चीज़ बता सकें कि इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम आई विल अचीव माई दीज रिसर्च एम्स और द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। बिकॉज क्या होता है कि आपने कोई बहुत ही अनरियलिस्टिक सा प्रपोजल रख दिया जो कि इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू गेट दैट डन इन 1 ईयर। सो इन दैट केस वो आपके कैंडिडेचर को फिर बहुत ही वीक कर देंगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपने जो प्रपोज करी जो स्टडी, वो आप गिवन टाइम फ्रेम में वो कंप्लीट कर सके। देन द नेक्स्ट वन इज दैट हु द बेनिफिशियरी विल बी। आपकी इस पढ़ाई से बेनिफिशियरी कौन है, तो वो बेनिफिशियरी आपकी होम कंट्री, आपके होम कंट्री के लोग, वो किसी भी तबके के हो सकते हैं, किसी भी माहौल के हो सकते हैं। आप उनको उनकी अपलिफ्टमेंट कैसे कर सकते हैं, एक बेटर लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं। तो ये बेनिफिशियरी कौन है, ये आइडेंटिफाई करना, उसको एक्नॉलेज करना, उसको स्टैब्लिश करना, ये आपके थर्ड पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द लास्ट पार्ट, द फोर्थ पार्ट, it should outline how the impacts of the candidate's work could be best measured। अब देखिए कई बार क्या होता है कि आपने कोई काम तो कर दिया, या आपका एम था, या आपके ऑब्जेक्टिव थे, या आपने अचीव किया, लेकिन आप इसको प्रूव कैसे करेंगे कि हाँ मैं इस चीज़ को पा लिया हूँ, that I have attained the set of goals that I decided at the beginning of my project। तो उसके लिए we have some set of experiments, right? मैं अगर एक साइंस के एग्जांपल लेके बताऊं तो हमारे पास सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिससे आप मेजर कर सकते हैं कि हाँ मैंने डिसाइड किया था कि ये रिजल्ट्स आने चाहिए, ये स्ट्रेंथ आना चाहिए मेरे प्रपोज्ड मेथडोलॉजी में, और वो मैं कुछ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको परफॉर्म करके, जिनको चेक करके मैं बता सकता हूँ कि जो मैंने जो डिसाइड किया था क्या वो मैंने अचीव किया या नहीं किया। So that's how you can achieve a target for it। So this can be confirmed what the candidates award objective are and how each of them will be met by the scholarship program। The next one, it should confirm what's the candidate objective or for the next 5 years and how each of them will be met by the scholarship program। मतलब आपने जो नेक्स्ट 5 ईयर की जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं वो इस स्कॉलरशिप के थ्रू कैसे आप इसको अचीव कर सकते हैं वो आपको कंफर्म कराना पड़ेगा। Then the confirmation what the candidates objectives are in the longer term and how each of them will be met by the scholarships program। क्योंकि आप जो प्रोजेक्ट की स्टडी करने वाले हैं वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है उसके, that also you have to mention that, you have to prove that and you have to establish that। Then at the end you have to provide a personal statement
to summarize the ways in which the candidate's personal background has encouraged them to want to make an impact in their home country. मतलब आप अपनी लाइफ का कोई एक ऐसा इंसिडेंस बता सकते हैं कि मेरी लाइफ का जो वो इंसिडेंस रहा था जिसने मुझे काफ़ी, और अगेन वो काफ़ी रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ बहुत हाइपोथेटिकल सी कंडीशन डाल रहे हैं। अगर वो रियलिटी से जुड़ा हुआ है तो आपके एप्लीकेशन को वो स्ट्रॉन्ग ही करेगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप अपनी लाइफ का कोई इंसिडेंस जोड़ते हैं कि जिससे आप ये बता सकें कि वाई यू आर कमिटेड टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिन्होंने आपको मोटिवेट किया। इट कुड बी एनीथिंग, बट मेक श्योर इट इज़ रियलिस्टिक। अगर आप इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो बहुत स्ट्रांग होगा। Then candidate should indicate areas in which they have already contributed, such as having overcome any personal or community barriers in the chosen career. अब आपने जो एक्सपीरियंस आपके रहे हैं उन एक्सपीरियंस का यूज़ करना है आपको यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए कि आई हैव सम फ्यू सेट ऑफ बैकग्राउंड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड बिकॉज आई हैव डन दीज थिंग्स। और वो कैसे आप प्रूव कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई केस स्टडी है, आपके पास कोई पब्लिकेशंस है, सो दीज आर दी लाइक वेरी बेंचमार्क्स थिंग्स जो स्टैब्लिश करती हैं कि आपके पास एक अच्छी नॉलेज है इन चीज़ों की। तो अगर ये आपके पास है तो इट्स गोइंग टू बी एड ऑन, नहीं है तो आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि हाउ यू कैन सेटिस्फाई दीज कंडीशंस, राइट? Then summarize the way in which the candidate has engaged in voluntary activities and the opportunities where they have had to demonstrate leadership. तो you have to make sure कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, ये आप कैसे बताएंगे? तो आपको अगेन कोई अपनी लाइफ का इंसिडेंस जहाँ पे आपने लीडरशिप क्वालिटी दिखाई हो, और ऑब्वियसली आप अपने कॉलेज में करिकुलम एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं तो इंगेज रहे होंगे जहाँ पे आपने टीम के साथ काम किया होगा, जो आपकी लर्निंग रही वहाँ पे, आपने वहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी कैसे सीखी, क्या क्या सीखा, उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा सेक्शन है एप्लीकेशन प्रोसेस में राइटिंग द डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट, ये जो 4 पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ये जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट आपको लिखना है। और चूंकि मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप ये एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं और आपको डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट लिखने में इशू हो रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो आई कैन हेल्प यू फॉर दैट। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट द प्रोसेस इज़, और वो आपकी हेल्प मैं कैसे कर सकता हूँ वो मैं आपको लेटर, अगर आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? So don't worry about that, it's a very easier process. Now moving to the next slide. Now what is the selection process? तो selection process होता है कि each participating UK universities will conduct in its own recruitment process to select a specified number of candidates to be awarded Commonwealth State Scholarship. तो मतलब आपको यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, वो ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि आपको कॉमनवेल्थ स्टेट स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये आपकी यूनिवर्सिटी के हाथ में है। Then university must put forward their selected candidates to the CSE in March 2023। मतलब आप जिस ईयर पे अप्लाई कर रहे हैं उस ईयर के मार्च के महीने में वो जो यूनिवर्सिटी है जहां पे आपने अप्लाई किया है वो आपका नाम CSE को, कॉमनवेल्थ स्टेट स्कॉलरशिप कमीशन को, आपका नाम रिकमेंड करेगी कि ये स्टूडेंट्स ने हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है और उन्होंने कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, तो ये एलिजिबल कैंडिडेट है, ये हमारे सारे क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, तो हम इनका नाम रिकमेंड कर रहे हैं। देन द CSE विल देन कंफर्म दैट दीज कैंडिडेट्स मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस प्रोग्राम एंड देन यूनिवर्सिटी विल इन्फॉर्म द कैंडिडेट्स ऑफ द रिजल्ट बाई जुलाई। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए, आप यूनिवर्सिटी को बोलेंगे कि मैं जो स्कॉलरशिप चाह रहा हूँ, मैं कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप चाह रहा हूँ, सारे जो डिटेल एप्लीकेशन प्रोसेस वो आप अटैच करके यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। यूनिवर्सिटी को लगेगा आपका सारा फॉर्म सही है, आप डिजर्व करते हैं, तो यूनिवर्सिटी आपका नाम फिर कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप को रिकमेंड करेगी, और कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप की जो कमीशन है वो चेक करेगी कि आप सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हैं, और अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो फिर यूनिवर्सिटी, जो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन है वो यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर देगा कि हाँ ये स्टूडेंट्स एलिजिबल है, ये क्वालिफाइड है, और वी आर ओके टू गिव स्कॉलरशिप टू दिस कैंडिडेट। फिर वो यूनिवर्सिटी उस बच्चे को फिर इत्तला करेगी कि आपका जो कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप है उसमें आपका चयन हो गया है, उसमें आपको चुन लिया गया है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का वेरिफिकेशन था और जो कमीशन का वेरिफिकेशन था उसमें सक्सेसफुल रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। इसमें कोई नॉमिनेटिंग एजेंसी नहीं होती, ध्यान दीजिएगा, लास्ट वीडियोज़ में कुछ डाउट्स थे लोगों के। तो जैसे कि हमारी जो कॉमनवेल्थ की जो मास्टर स्कॉलरशिप होती है उसमें नॉमिनेटिंग एजेंसी होती है हर कंट्री की, लेकिन इसमें कोई नॉमिनेटिंग एजेंसी नहीं है। यहाँ पे ये स्कॉलरशिप ज़्यादा ईजी और अच्छी इसलिए क्योंकि आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना है, सारी जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहे हैं, अप्लाई करके यूनिवर्सिटी को बता दीजिए, यूनिवर्सिटी फिर वहाँ पर आपकी कमीशन से बात कर लेगी। देखिए एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आप जितना यूनिवर्सिटी के टच में रहेंगे ना, एडमिशन टीम हो गई, जो प्रोफेसर जिसके साथ आप काम करना चाह रहे हैं अपने मास्टर में, जो प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उतना ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, आपको उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं कि हम कैसे फॉर्म अप्लाई करें, कुछ नहीं करना होता, सीधे आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, आप
सब कुछ इंग्लिश में होता है। आपको इंग्लिश, आप बाहर पढ़ने जाने में आपको इंग्लिश आती होगी। अगर कोई डाउट आ रहा है, जस्ट ड्रॉप एन ईमेल टू द एडमिशन टीम, वो आपके डाउट्स को तुरंत कैटर करेंगे। क्योंकि देखिए, एक बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ होती है ना यूके में, उनका एक सेपरेट पूरा विंग होता है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की क्यूरीज के लिए बना होता है। उनका काम ही है कि अगर कोई बच्चा अप्लाई कर रहा है, उसे कोई डाउट आ रहा है, उसे कोई भी परेशानी आ रही है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, वो आपको तुरंत उसके रास्ते बताएंगे। तो बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है। उसमें जो कुछ भी स्टेप्स आपको डाउट आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए, उनको बताइए, वो आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे। तो खुद से अप्लाई करिए, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप के लिए कमीशन के पास भेजेगी। कमीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेगा, आपका सारा जो डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट है उसको चेक करेगा, सब कुछ फुलफिल है, यूनिवर्सिटी को इत्तला कर देगा कि बच्चे का सब कुछ क्वालिफाइड है, उसको स्कॉलरशिप दी जाती है। यूनिवर्सिटी आपको जुलाई तक बता देगी कि आपको स्कॉलरशिप मिल गई है। नाउ इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग सिलेक्शन क्राइटेरिया। एकेडमिक मेरिट ऑफ द कैंडिडेट, आपके जितने हाईली एकेडमिक आपके रिकॉर्ड्स हैं, जो आपके ट्रांसक्रिप्ट में दिखाएंगे, वो जितने अच्छे हैं उतना ज़्यादा आपका चांस होगा मिलने का। क्वालिटी ऑफ द प्लान ऑफ स्टडी, देखिए मैं बार बार डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि आप जो पढ़ाई करने जा रहे हैं, हाउ इट्स गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट, वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगी द डेवलपमेंट ऑफ द स्टडी, तो उस पर ध्यान देना है आपको। देन द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कैंडिडेट्स होम कंट्री, ऑब्वियसली आप वो पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस अपनी कंट्री में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए इन द नियर फ्यूचर, वो कैसे आप इसमें साबित कर पा रहे हैं। और देखिए, मैं बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो मैं पाकिस्तान के फ्रेंड्स की बात करूंगा, जिन्होंने कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप ली थी और वो बाहर आके फिर उन्होंने यूरोप में पढ़ाई करी और अपनी अब आगे की मास्टर्स करने के बाद वो पीएचडी भी यूरोप में कर रहे हैं। तो ऐसा कोई वो आप में ऑब्लिगेशंस नहीं है कि आपको तुरंत खत्म करके वापस जाते हैं अपने देश के लिए काम करना है। मतलब आप अपनी पढ़ाई अगर आगे और करना चाह रहे हैं, आप आराम से कर सकते हैं। मास्टर्स के बाद पीएचडी भी कर रहे हैं, स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है, आप पीएचडी भी करिए, आपको जितनी पढ़ाई करनी करिए, फिर उसके बाद आप लॉन्ग टर्म में, क्योंकि देखिए एक टाइम आने के बाद आपका जो गिव अप होता है सोसाइटी के लिए, वो एक बड़े लेवल, एक ह्यूमैनिटी लेवल पे आ जाता है। आप किस तरह से मानवता के लिए एक ह्यूमैनिटी में आप कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, दैट व्हाट इवेंचुअली मैटर्स एट द एंड। तो आप एक बड़े प्रोस्पेक्ट लेवल पे सोचेंगे तो सारी चीज़ें ईजी हैं, सिंपल हैं। साथ ही साथ बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, वो आप ध्यान दे रहे हैं, तो इट्स ऑल वेरी ईजी। नाउ इसमें आपको अगेन क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने वाली है, तो आपको बता देता हूँ, यू विल बी गेटिंग अप्रूव्ड एयर फेयर फ्रॉम योर होम कंट्री टू द यूके एंड द रिटर्न एट द एंड ऑफ द अवार्ड। जब आपकी डिग्री मिल जाएगी उसके बाद आपको वापस आने के का जो एयर का जो किराया है वो आपको मिल जाएगा। आपको अप्रूव्ड ट्यूशन फीस, आपको फुल फीस जो आपकी ट्यूशन फीस है वो मिल जाएगी। आपको स्टाइपेंड मिलेगा एट द रेट ऑफ 1236 पर मंथ, इतना पाउंड आपको हर महीने मिलेगा। देन यू विल बी गेटिंग अ वार्म क्लोथ अलाउंस, गर्म कपड़े पहनने के आपको खर्चे जो वो मिलेंगे। आपको थीसिस, आपको बाइंडिंग करवाने के, डिसर्टेशन के जो पैसे होते हैं वो आपको मिलेंगे। आपको स्टडी ट्रैवल ग्रांट, अगर कोई स्कॉलरशिप, आपको कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई वर्कशॉप अटेंड करनी है, कोई रिसर्च एक्सचेंज प्रोग्राम अटेंड करना है, तो उन सारे खर्चे आपको वो देगा, कमीशन देगा। एंड इफ़ यू शेयर दैट यू हैव अ डिसेबिलिटी, आपका उसको डिसेबिलिटी है तो उससे रिलेटेड जो खर्चे होंगे आपको वो भी मिलेंगे। तो ये हमने देख लिया सारा एप्लीकेशन प्रोसेस, क्या क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, क्या क्या तैयारियां करनी है आपको, कहाँ पे अप्लाई करना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। और इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या मिलने वाली, वो हमने देख लिया। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपकी कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए। और अगर कोई डाउट आता है आपको किसी भी प्रोसेस में, तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट्स में, यू आर मोर देन वेलकम टू ड्रॉप योर क्यूरीज और आई गेट बैक टू यू। आप देख सकते हैं कि अब तक जितने स्टूडेंट्स की क्यूरीज आई, मैं सारे क्यूरीज के रिप्लाई करता हूँ टाइम निकाल के। एंड आई एम हैप्पी दैट आवर चैनल इज़ ग्रोइंग बिकॉज इवेंचुअली दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। आप जानते हैं मेरे बारे में कि आई एम सब डूइंग अ PhD इन UK एट वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ हियर। और मैं टाइम निकालता हूँ ताकि जहाँ पे मैं आया हूँ, कि मेरे टाइम पे जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मुझे इतनी जानकारियाँ नहीं थी। और कई बार क्या होता है, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स में कोई नहीं होता, तो आपको नहीं पता चल पाता चीज़ों के बारे में। तो एक गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि मैं उस जगह से गुजर चुका हूँ तो मुझे पता है, और मैं चाहता हूँ कि समहाउ आई कैन कंट्रीब्यूट टू दिस थिंग्स। जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, तो जो एस्पायर कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए, फॉरेन में टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, सो दैट्स व्हाट ऑल आई एम डूइंग। And if you like this video, then please like, share and subscribe with your friends. And we'll be bringing more videos, और आगे और भी जो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है UK और US में पढ़ने के लिए, उस पर ढेर सारी वीडियोस बनाते रहेंगे। And thank you for listening. All the best for your application.